Hello students, welcome to my channel Shweta Yadav Tutorials. We are committed to making your tomorrow better. Please like and subscribe my channel and don't forget to press bell icon for new updates. लास्ट वीडियो में हमने प्रोटीन के डाइजेशन के बारे में पढ़ा था कि किस तरीके से प्रोटीन डाइजेस्ट होकर अमाइनो एसिड्स बनाते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ेंगे फैट डाइजेशन के बारे में कि किस तरीके से फैट डाइजेस्ट होता है और कौन कौन से एंजाइम्स यहाँ पे अपना रोल प्ले करते हैं। सो द हेडिंग इज द डाइजेशन ऑफ फैट, कि हाउ द फैट गेट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी। सो हियर द डाइजेशन ऑफ फैट फर्स्टली इन द ओरल कैविटी में, किस तरीके से फैट का डाइजेशन ओरल कैविटी या बकल कैविटी में होता है। तो ओरल कैविटी या बकल कैविटी में फैट का डाइजेशन नहीं होता क्योंकि सलाइवा में फैट को डाइजेस्ट करने के एंजाइम्स नहीं हैं। अब यहाँ फैट का अगर डाइजेशन नहीं हो रहा है तो फूड इसोफेगस से होते हुए स्टमक में जाएगा। तो नेक्स्ट साइट आती है फैट डाइजेशन की, स्टमक। जब हम स्टमक की बात करते हैं तो स्टमक में गैस्ट्रिक जूस में गैस्ट्रिक लाइपेज होता है। ये हमने कॉम्पोजिशन में पढ़ा है गैस्ट्रिक जूस के। और जो गैस्ट्रिक लाइपेज है वो बहुत ही कम मात्रा में रिलीज होता है, यानी कि उसका अमाउंट बहुत ही कम है। तो एंजाइम कौन सा है? गैस्ट्रिक। गैस्ट्रिक क्यों? क्योंकि ये स्टमक में प्रेजेंट है। और लाइपेज इसलिए क्योंकि लिपिड को डाइजेस्ट करने के, लिपिड या फैट को डाइजेस्ट करने के जो एंजाइम्स होते हैं उनको लाइपेज बोला जाता है। अब ये करते क्या है? ये फैट्स को फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देते हैं। दे कन्वर्ट फैट्स इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। अब ये सिक्रीट होते हैं बहुत ही कम अमाउंट में, तो ये बहुत ही कम डाइजेशन करते हैं, यानी कि फैट का डाइजेशन स्टमक में बहुत ही कम होता है। अब फैट का डाइजेशन स्टमक में कम होता है तो नेचुरली स्मॉल इंटेस्टाइन का जो रोल है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो जाता है। बट एग्जैक्टली फैट का डाइजेशन होता कैसे स्टमक में, पहले हल्का सा वो देखते हैं। यहाँ पे जो लाइपेज हैं वो इमल्सिफाइड फैट पे काम करते हैं और उनको फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देते हैं। क्योंकि स्टमक में 1% ही इमल्सिफाइड फैट है तो यहाँ पे केवल 1% फैट ही फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होंगे। तो यहाँ पे एग्जैक्टली क्या होता है? ये इमल्सिफाइड फैट्स हैं, गैस्ट्रिक लाइपेज की सहायता से ये फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होते हैं, बट बहुत ही कम परसेंट, 1%। क्योंकि यहाँ पे 1% इमल्सिफाइड फैट है तो वो 1% इमल्सिफाइड फैट ही फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होगा। रीज़न बीइंग क्या है? इमल्सिफिकेशन एग्जैक्टली होता है बाइल सॉल्ट्स की हेल्प से, और बाइल सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं बाइल जूस में। बाइल जूस सिक्रीट करता है लीवर डिओडिनम में, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में बाइल मिलेगा। यहाँ पे बाइल नहीं है तो जो भी इमल्सिफाइड फैट है 1% उसका डाइजेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं डाइजेशन ऑफ फैट इन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के डिओडिनम में फैट का डाइजेशन कैसे होता है? सबसे पहले जितने भी फैट के डाइजेस्ट करने के एंजाइम्स हैं और वो जो एंजाइम्स हैं वो कलेक्टिवली अपना काम करते हैं। हम डिफरेंट टाइप के फैट्स खाते हैं तो डिफरेंट फैट्स को कंज्यूम करने के बाद डिफरेंट एंजाइम्स उस पर एक्ट करते हैं। तो ये जो सारे एंजाइम्स हैं इनको एक साथ कलेक्टिवली बोला जाता है स्टेप्सिन्स। सो क्या बोल रहे हैं हम यहाँ पे? पैनक्रियाटिक जूस में, बेसिकली डिओडिनम की बात हो रही है तो डिओडिनम में पैनक्रियाटिक जूस होगा। इस पैनक्रियाटिक जूस में बहुत सारे फैट को डाइजेस्ट करने के एंजाइम्स प्रेजेंट हैं जिनको कलेक्टिवली बोला जाता है स्टेप्सिन्स। दीज आर कलेक्टिवली नोन एज स्टेप्सिन। अब यहाँ पे एग्जैक्टली क्या हो रहा है? ये स्टमक है, ये डिओडिनम है, यहाँ पे पैनक्रियाज और यहाँ से लीवर का सिक्रीशन। तो लीवर से आ रहा है बाइल जूस, पैनक्रियाज से आ रहा है पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस में बहुत सारे एंजाइम्स हैं जो फैट को डाइजेस्ट करते हैं, अलग अलग टाइप के फैट को डाइजेस्ट करते हैं। हम नॉर्मल फैट की बात करें, जो घी और तेल हम खाते हैं वो है ट्राइग्लिसराइड्स। जो घी और तेल हम कंज्यूम करते हैं उनको हम बोलते हैं ट्राइग्लिसराइड्स। जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं वो
एग्जैक्टली होते क्या हैं। अगर हम ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल की बात करें, मान लीजिए ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल की जब हम बात करते हैं तो इस ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल के साथ जितने भी फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स जुड़े हैं वैसा वो फैट मॉलिक्यूल बन जाता है। तो यहाँ पे अगर इसकी बात करें, 3 फैटी एसिड्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं तो इसको बोलेंगे ट्राइग्लिसराइड। अगर 2 होते तो बोलते डाइग्लिसराइड, अगर 1 होता तो बोलते मोनोग्लिसराइड। तो इस तरीके से जो ग्लाइसरॉल मॉलिक्यूल है उसमें कितने फैटी एसिड्स जुड़े हैं उसके हिसाब से ट्राई, डाई एंड मोनोग्लिसराइड्स बनते हैं। अब यहाँ पे एग्जैक्टली क्या हो रहा है, बाइल जूस जो है, ये बाइल जूस बाइल सॉल्ट्स कैरी कर रहा है और बाइल सॉल्ट्स जब ट्राइग्लिसराइड्स जो घी और तेल हम खाते हैं उस पे एक्ट करता है तो इन ट्राइग्लिसराइड्स या फिर इन फैट्स का इमल्सिफिकेशन करता है। सबसे पहले ये हम पढ़ चुके हैं कि एक बड़ा फैट ड्रॉपलेट छोटे छोटे फैट ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जब ये बड़ा फैट ड्रॉपलेट छोटे फैट ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होगा तो ये भी ट्राइग्लिसराइड है, तो इससे बनने वाले भी ट्राइग्लिसराइड ही होंगे। ये इमल्सिफिकेशन प्रोसेस है, ये मोनो या डाइग्लिसराइड नहीं बनेंगे। अब यहाँ पे जो इमल्सिफाइड फैट्स हैं, ये इमल्सिफाइड फैट्स हैं, ये इमल्सिफाइड फैट्स यानी कि ट्राइग्लिसराइड्स सबसे पहले पेनक्रियास से आने वाले जूस में जो पेनक्रियाटिक लाइपेज है उससे रिएक्ट करेंगे, यानी कि पेनक्रियाटिक लाइपेज ट्राइग्लिसराइड पे रिएक्ट करेगा, यानी कि एक्शन दिखाएगा और कन्वर्ट कर देगा मोनोग्लिसराइड फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में, यानी कि फैट का डाइजेशन पैनक्रियाटिक लाइपेज से हुआ। पैनक्रियाटिक लाइपेज, लाइपेज यानी कि लिपिड को डाइजेस्ट करने का एंजाइम। अब यहाँ पे एक तो हो गया पैनक्रियाटिक लाइपेज, क्योंकि पैनक्रियाटिक जूस में बहुत सारे फैट को डाइजेस्ट करने के एंजाइम है। दूसरा है कोलेस्टेरॉल एस्टरेज, ये कोलेस्टेरॉल एस्टरेज कोलेस्टेरॉल एस्टर्स को डाइजेस्ट करेगा, इट डाइजेस्ट कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स। ये जो कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स हैं, नाम क्या है इनका, कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स, किससे बने हैं, ये बने हैं कोलेस्ट्रॉल एंड फैटी एसिड से। और इसका एक एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं लेनोलिन। इस लेनोलिन में कोलेस्ट्रॉल के साथ जो फैटी एसिड प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं पैल्मिटिक एसिड, ये एक एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है। तो आपको जो ध्यान रखना है वो ये है कि कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स डाइजेस्ट कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स, यानी कोलेस्ट्रॉल एस्टरेज डाइजेस्ट किसको करेंगे, कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स को। क्या है ये, इट इज अ काइंड ऑफ फैट। कहाँ से मिला है, ये एनिमल और प्लांट प्रोडक्ट जो हम कंज्यूम करते हैं उनमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन से हमारी बॉडी में आते हैं, इसीलिए इनको डाइजेस्ट करना जरूरी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉस्फोलाइपेज। फॉस्फोलाइपेज फॉस्फोलिपिड पे काम करेगा, यानी कि फॉस्फोलिपिड को डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम है वो है फॉस्फोलाइपेज। फॉस्फोलिपिड कहाँ से आए, ये भी एनिमल और प्लांट प्रोडक्ट जो हम कंज्यूम करते हैं उनमें जो सेल होती है, तो सेल के सेल मेम्ब्रेन के कॉम्पोजिशन में हमें फॉस्फोलिपिड मिलते हैं जो कि बाइलेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे फैट का डाइजेशन एग्जैक्टली कैसे होता है, यहाँ पे ट्राइग्लिसराइड है, ये ट्राइग्लिसराइड लाइपेज की प्रेजेंस में डाइग्लिसराइड में कन्वर्ट होता है और डाइग्लिसराइड अगेन लाइपेज की प्रेजेंस में मोनोग्लिसराइड में कन्वर्ट होता है। तो इस तरीके से स्टेप वाइज डाइजेशन किया जाता है फैट्स का। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जेजुनम और इलियम में किस तरीके से फैट का डाइजेशन हो रहा है। तो जेजुनम और इलियम इंटेस्टाइन का पार्ट है, तो यहाँ पे इंटेस्टाइनल जूस होगा जिसमें होंगे इंटेस्टाइनल लाइपेज। इंटेस्टाइनल जूस में क्या प्रेजेंट है, इंटेस्टाइनल लाइपेज, ये भी वही काम करेंगे, ट्राइग्लिसराइड या फिर इमल्सिफाइड फैट्स को फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल या मोनोग्लिसराइड में कन्वर्ट कर देंगे। तो हमें ध्यान क्या रखना है कि जो फैट्स हैं वो फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में बदलते हैं। इक्वेशन सेम है बट एंजाइम्स के नाम अलग अलग हैं। अगर पेनक्रियाज है तो पेनक्रियाटिक लाइपेज हो जाएगा,
अगर स्टमक है तो गैस्ट्रिक लाइपेज हो जाएगा, और अगर इंटेस्टाइन है तो इंटेस्टाइनल लाइपेज हो जाएगा। इक्वेशन इज द सेम। और हमेशा इमल्सिफाइड फैट का डाइजेशन होता है, स्टमक में 1% होता है गैस्ट्रिक लाइपेज की हेल्प से, और बाकी बचा हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में बाइल सॉल्ट्स इमल्सिफिकेशन करते हैं और उसके बाद फैट्स डाइजेस्ट होते हैं। अब हम बात करते हैं डीएनए और आरएनए के डाइजेशन की, किस तरीके से न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन होता है। इनको हम कहते हैं न्यूक्लिक एसिड्स, कि किस तरीके से डीएनए और आरएनए डाइजेस्ट होते हैं, क्योंकि ये भी मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं और इनका भी डाइजेशन जरूरी है। डाइजेशन ऑफ डीएनए एंड आरएनए ओरल कैविटी में, किस तरीके से डीएनए और आरएनए का डाइजेशन हो रहा है ओरल कैविटी में। ओरल कैविटी में न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करने का कोई भी एंजाइम नहीं है, तो ओरल कैविटी में डीएनए और आरएनए दोनों ही डाइजेस्ट नहीं होगा। फिर हम बात करते हैं स्टमक की, कि स्टमक में डीएनए और आरएनए का डाइजेशन किस प्रकार से होगा। तो स्टमक में भी न्यूक्लिक एसिड डाइजेस्टिंग एंजाइम्स प्रेजेंट नहीं है, तो स्टमक में भी न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन नहीं होगा। फिर हम बात करते हैं डाइजेशन ऑफ डीएनए एंड आरएनए इन डियोडिनम। डियोडिनम में किस तरीके से न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन हो रहा है। तो डीएनए और आरएनए के साथ यहाँ पे जो एंजाइम काम करेगा, या इनके ऊपर जो एंजाइम एक्ट करेगा, डीएनए के लिए जो एंजाइम है वो है डीएनए, यानी कि डीएनए को जो डाइजेस्ट करेगा वो डीएनएज, और जो आरएनए को डाइजेस्ट करेगा दैट इज आरएनएज। आरएनए के लिए आरएनएज, डीएनए के लिए डीएनएज। जब ये डाइजेस्ट हो जाएंगे तो ये कन्वर्ट होंगे न्यूक्लियोटाइड्स में। दीज आर कन्वर्टेड इनटू न्यूक्लियोटाइड्स। ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये एग्जैक्टली हैं क्या। जब हम न्यूक्लिक एसिड्स की बात करते हैं तो वो 3 चीजों से मिलकर बने होते हैं, पेंटोज शुगर और पेंटोज, नाइट्रोजनस बेसिस एंड फॉस्फेट ग्रुप। इन 3 चीजों से मिलके डीएनए और आरएनए मॉलिक्यूल बना होता है। अब यहाँ पे जब ये तीनों एक साथ हैं तो उनको हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। व्हेन दे आर प्रेजेंट कलेक्टिवली दे आर नोन एज न्यूक्लियोटाइड्स। यानी कि अभी भी ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, इन तीनों को भी अलग अलग करना जरूरी है। पेंटोज शुगर एक शुगर का टाइप है जो न्यूक्लिक एसिड में प्रेजेंट है। N2 बेसेस एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, यूरासिल, ये सारे नाइट्रोजनस बेसेस में आते हैं, जिसको हम बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ेंगे। फॉस्फेट ग्रुप PO4 नेगेटिव ग्रुप है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि डीएनए और आरएनए का डाइजेशन जेजुनम और इलियम में किस तरीके से होता है। तो यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स को डाइजेस्ट करने के लिए न्यूक्लियोटाइडेज और न्यूक्लियोसाइडेज हैं। तो सबसे पहले न्यूक्लियोटाइड्स बन चुके हैं डीएनएज और आरएनएज की वजह से। तो यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स हम ले लेते हैं, क्या है यहाँ पे, पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेसेस प्लस फॉस्फेट ग्रुप, ये तीनों चीजें यहाँ पे हैं। अब यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड पे काम करने के लिए जो एंजाइम होगा वो होगा न्यूक्लियोटाइडेज, और ये इनको कन्वर्ट कर देगा न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट में, यानी कि फॉस्फेट सेपरेट हो गया, बट अभी भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में क्या है यहाँ पे, पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेसेस अभी भी जुड़े हुए हैं, अभी भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, तो इनको भी सेपरेट करना जरूरी है। तो यहाँ पे ये वाला न्यूक्लियोसाइड आ गया, तो न्यूक्लियोसाइड पे काम करने के लिए जो एंजाइम होगा वो न्यूक्लियोसाइडेज। अब यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप तो ऑलरेडी सेपरेट हो चुका था, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेसेस बचे थे, तो यहाँ पे न्यूक्लियोसाइडेज की वजह से पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेसेस भी अलग हो जाएंगे, यानी कि तीनों अलग अलग हो गए। तो हम ये कह सकते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन में न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन कंप्लीट होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, फैट्स, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, कि किस तरीके से ये कॉम्प्लेक्स टू सिंपल कन्वर्ट हो गए। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से हर्बीवोर एनिमल्स में सीकम जो है वो अपना रोल प्ले करती है। तो सीकम में किस तरीके से डाइजेशन होता है। जो हर्बीवोर्स हैं इनमें सिम्बायोटिक बैक्टीरिया या इनमें प्रोटोजोन्स होते हैं,
और ये जो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया या प्रोटोजोन्स होते हैं ये एग्जैक्टली रहते कहाँ हैं, ये सीकम में रहते हैं, यानी कि सीकम इनको होस्ट करता है, रहने की जगह देता है। बदले में ये क्या करते हैं उनके लिए, बदले में ये उनके लिए सेल्यूलोज का डाइजेशन करते हुए सेल्यूलोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं। तो सेल्यूलोज ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। सेल्यूलोज जब ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है तो ये एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है, सीकम में होता है, बहुत ही स्लो प्रोसेस है। इस प्रोसेस को डिकम्पोजिशन बोला जाता है और डिकम्पोजिशन एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है। तो यहाँ पे हमने सिम्बायोटिक इसको क्यों बोला, इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में सीकम है, यानी कि हर्बीवोर्स में सीकम है। सीकम पैथोजेंस को यानी कि बैक्टीरियाज को या प्रोटोजोन्स को रहने की जगह दे रहा है, इनको शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है, ये होस्ट की तरह काम कर रहा है। और बदले में बैक्टीरिया या प्रोटोजोन्स इनको क्या दे रहे हैं, एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर रहे हैं। एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है सेल्यूलोज, इसके डाइजेशन में ये मदद कर रहे हैं और जिस प्रोसेस की सहायता से कर रहे हैं वो है डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है, इट इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस, सो वेरी लेस अमाउंट ऑफ सेल्यूलोज इज डाइजेस्टेड एट अ टाइम, यानी कि एक समय पे बहुत ही कम मात्रा में सेल्यूलोज का डाइजेशन हो पाता है, क्योंकि ये खुद एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है तो ये डिकम्पोज होने में समय लेता है। तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि जो हर्बीवोर्स हैं उनमें सीकम किस तरीके से अपना रोल प्ले करता है। जब सीकम डाइजेशन पूरा कर देता है तो डाइजेस्टेड फूड तो एब्जॉर्ब हो जाता है और इनकी बॉडी में जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो लार्ज इंटेस्टाइन के लास्ट पार्ट में टेम्परेरली स्टोर रहता है। अब जब हम नॉर्मली ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं तो स्मॉल इंटेस्टाइन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उसके अलग अलग हिस्से किस तरीके से, जैसे मैक्सिमम डाइजेशन ऑफ फूड, यानी कि फूड का सबसे ज़्यादा डाइजेशन डियोडिनम में होता है, क्योंकि डियोडिनम वो हिस्सा है जो पैनक्रियाटिक जूस, बाइल जूस और इंटेस्टिनल जूस तीनों टाइप के जूसेस को एक साथ अपने पास रखती है और अलग अलग चीज़ों के डाइजेशन में हेल्प करती है। या हम ये भी कह सकते हैं कि डियोडिनम एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे फैट्स, प्रोटीन्स, लिपिड हर तरीके का डाइजेशन पॉसिबल हो पाता है। नेक्स्ट, डाइजेशन जो कंप्लीट होता है वो होता है इलियम में, और मैक्सिमम डाइजेशन के बाद जो एब्जॉर्प्शन है वो होता है जेजुनम में। सो जेजुनम इज द साइट ऑफ मैक्सिमम absorption. The digestion completes in ileum and the maximum digestion occurs in duodenum. So this is all about the digestion. अभी तक हमने digestion के बारे में पूरा पढ़ लिया है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिफरेंट जो लोकल हॉर्मोन्स हैं वो किस तरीके से अपना रोल प्ले करते हैं और किस तरीके से डिफरेंट ग्लैंड्स और ऑर्गन्स को स्टिमुलेट करते हैं अपना काम करने के लिए।